हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल KFA लीगल, फुल फॉर्म जिसका नॉलेज फॉर ऑल है। तो ये सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं जिसमें टॉप 100 जजमेंट्स जो होंगे क्लैट PG 2026 के लिए वो हम लोग लेके आएंगे। ठीक है, तो उसी सीरीज़ में आज का जजमेंट है ओम प्रकाश अम्बेडकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स। ये जजमेंट किससे रिलेटेड है? ये जजमेंट CRPC के सेक्शन 156(3) से है, जो कि कहता है, जो कि पावर देता है किसी भी मजिस्ट्रेट को कि वो FIR के लिए ऑर्डर कर सकता है अगर पुलिस वाले नहीं लिखते हैं। इसको हम लोग डिटेल में जाएंगे। तो अच्छा, पहले मैं आपको ये बता दूं कि होता क्या है, पूरा ये केस है क्या। मैंने पूरा बना रखा है तो आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको नोट्स बनाने, पहले आप समझ लीजिए। देखिए, होता क्या है कि जब भी कभी ऑफेंस होता है, तो अगर ऑफेंस हुआ तो एक आदमी ए है, वो विक्टिम है या फिर इन्फॉर्मेंट है, वो पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पे जाके कहता है कि मेरी FIR लिखिए। अभी हम CRPC की बात कर रहे हैं, तो सेक्शन 154 में FIR लिखी जाती है। अगर पुलिस वाला, जो पुलिस ऑफिसर है, वो FIR नहीं लिखता है, तो सेक्शन 154 में ही दे रखा है कि SP के पास वो जा सकता है। पुलिस जो व्यक्ति है वो SP के पास जा सकता है और कह सकता है कि आप इंस्ट्रक्ट करिए कि पुलिस वाला FIR लिखे। अब मान लीजिए पुलिस ऑफिसर ने भी नहीं सुनी, SP ने भी नहीं सुनी, तो रोल आ जाता है सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 का, सब सेक्शन 3 का। इसमें क्या होता है, इसमें मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है कि वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सके। ऊपर ऊपर लिखा है, मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है कि वो FIR के लिए आदेश कर सके, ऑर्डर करे कि रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR हो यहाँ पे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है। कब होगी? जब एक व्यक्ति को पुलिस स्टेशन जा रहा है, उसकी FIR नहीं लिखी जा रही है, ना पुलिस ऑफिसर लिख रहा है, फिर वो SP के पास जा रहा है तब भी नहीं लिख रहा है, तब वो आ जाएगा यहाँ पे 156(3) पे। अब 156(3) में क्या होता है? 156(3) के लिए मान लीजिए कि ये कोर्ट है, मान लीजिए कि ये कोर्ट है, मजिस्ट्रेट साहब बैठे हुए हैं। आप जाएंगे, 156(3) का बेर में यही, आप जाएंगे, आप अपनी यहाँ पे एप्लीकेशन देंगे, उसकी वो सुनवाई करेंगे मजिस्ट्रेट साहब, और पुलिस वाले को इंस्ट्रक्ट कर देंगे, पुलिस ऑफिसर को, कि इनकी FIR लिखी जाए। ठीक है, ये बेसिक लॉ हो गया। अब इस केस में क्या हुआ उसको आप जान लीजिए। इस केस में भी यही हुआ कि ये व्यक्ति जो था, एडवोकेट था, उसने कहा कि पुलिस ऑफिसर ने असॉल्ट और ह्यूमिलिएट किया। अब पुलिस ऑफिसर ने किया है तो पुलिस ऑफिसर ने उसकी लिखी भी नहीं, FIR भी नहीं लिखी। वो SP के पास गया, उसने भी नहीं सुना। फिर वो 156(3) में मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो था उसके पास चला गया और वहाँ से FIR लिखने का आदेश करा लाया। मजिस्ट्रेट डायरेक्टेड FIR रजिस्ट्रेशन विच वॉज लेटर अपहेल्ड बाय बॉम्बे हाई कोर्ट, नागपुर बेंच। उसने कहा कि आप, मजिस्ट्रेट ने डायरेक्ट कर दिया कि आप FIR लिखिए, पुलिस ऑफिसर से कहा। अब वो चले गए हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ने कहा एकदम सही आदेश है। अब वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जब वो पहुंचे तो बात ये आई कि क्या मजिस्ट्रेट का जो ये ऑर्डर है 156(3) में FIR रजिस्ट्रेशन कराने का, ये सही है या ये गलत है। ये बात निकल कर आई। तो हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। लीगल इशू क्या था? शुड मजिस्ट्रेट ऑटोमेटिकली ऑर्डर पुलिस इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156(3), जो कि अब सेक्शन 175 BNSS का हो गया है। तो अब इसमें आपको बताते हैं होता क्या है। दो व्यूज हैं। हमने क्या कहा था कि मजिस्ट्रेट साहब यहाँ बैठे हुए हैं, आप गए, आपने कहा सर मेरे FIR नहीं लिखी जा रही है, आप इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करिए। अब मजिस्ट्रेट साहब कोई भी ऑर्डर पास करें, क्योंकि जरा मैं वाईफाई बंद कर देता हूँ। मजिस्ट्रेट साहब अब कोई भी ऑर्डर अगर पास कर रहे हैं तो वो एक रीजन्ड ऑर्डर होना चाहिए, उसमें रीज़न लिखा होना चाहिए। होता क्या है, मैं मजिस्ट्रेट हूँ, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं सुबह आया, 156(3) के एप्लीकेशन कम से कम 50 यहाँ रखे हुए हैं। मैंने एक उठाया, मैंने कहा FIR, दूसरा FIR, तीसरा FIR। ऑटोमेटिकली एक पोस्ट ऑफिस की तरह मैंने क्या कहा कि 156(3) है, लो FIR लिखो भाई, 156(3) है, FIR लिखो। कोर्ट ने कहा ये गलत चीज़ है, आप ऐसा नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि आप एक पोस्ट ऑफिस नहीं है, यू आर नॉट अ पोस्ट ऑफिस या पोस्टमैन जो आया और आपने आगे बढ़ा दिया। मजिस्ट्रेट मस्ट नॉट मैकेनिकली ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156(3) CRPC का। अब मैकेनिकली नहीं कि बस आया और आपने कर दिया।
मजिस्ट्रेट शुड प्रोसीड डायरेक्टली। उन्होंने कहा, देखो, द कोर्ट रिप्रिमांडेड द मजिस्ट्रेट प्रैक्टिस ऑफ मजिस्ट्रेट एक्टिंग मैकेनिकली विदाउट फर्स्ट एग्जामिनिंग वेदर द केस जेन्युइनली रिक्वायर्ड पुलिस इंटरवेंशन। उन्होंने कहा कि पहले आप देखिए कि क्या सच में वहाँ पे पुलिस की इंटरवेंशन जरूरी है कि नहीं है। अगर आपको लगता है पुलिस की इंटरवेंशन जरूरी नहीं है तो मत ऑर्डर करिए इन्वेस्टिगेशन, खुद ट्रायल पे चले जाइए, उसको कंप्लेंट केस की तरह ट्रीट कर लीजिए। अब उसके पास दो ऑप्शन होते हैं ना, कि आप 156(3) में ले गए, उसने देखा, उसने कहा पुलिस वाले जाओ बेटा एफआईआर लिखो और इन्वेस्टिगेशन करके लाओ, या फिर वो कहता है रुको, इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, हम इसको कंप्लेंट केस बना लेते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि आप पुलिस ऐसे मैकेनिकली मत ऑर्डर कर दीजिए इन्वेस्टिगेशन। आपको लग रहा है अगर कंप्लेंट केस है तो कंप्लेंट केस करिए, और अगर आपको लग रहा है कि एफआईआर सही में रजिस्टर कराना है तो उसके लिए आप रीजनड ऑर्डर दीजिए। ठीक है। द पर्पस ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन इज टू असिस्ट जस्टिस नॉट टू शिफ्ट। ये ठीक है। इसमें इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो प्रेजेंट उसमें एलिगेशंस थे वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं थी उसमें। अब ये तो हो गया 156 दिन जो पुराना था। इसी के साथ साथ क्या हुआ कि नया जो अब बीएनएसएस आया है उसमें यही चीज़ 157(3) में आ गई, वो 175(3) में आ गई है। अब दोनों में अंतर क्या है? देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि पुलिस वाले जो मजिस्ट्रेट होता है उसके पास जब 156(3) का एप्लीकेशन जाता है, 156(3) का, तो ऐसा नहीं है कि वो तुरंत ऑर्डर कर दे इन्वेस्टिगेशन, नहीं, उसको दिमाग लगाना पड़ेगा। मतलब उसको इंक्वायरी करनी पड़ेगी कि क्या इस केस में सही में करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कि नहीं करना चाहिए। ठीक है। ये चीज़ पहले 156(3) में नहीं लिखी हुई थी। ठीक है। 156(3) में बहुत वाइड पावर दे दी गई थी मजिस्ट्रेट को, ये चीज़ नहीं लिखी थी इंक्वायरी वाली बात, तो वो नहीं भी इंक्वायरी करके तुरंत इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर देते थे, पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपको बताया था कि कैसे अगर पुलिस ऑफिसर आपकी नहीं सुन रहा है तो आप एसपी के पास जाइए। अब कुछ लोग क्या करते थे, पुलिस ऑफिसर नहीं सुन रहा है और सीधे मजिस्ट्रेट के पास पहुंच जाते थे 156(3) में, और मजिस्ट्रेट भी क्योंकि कहता था नहीं जस्टिस के लिए है तो तुरंत इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर देता था। इससे क्या होता था कि बहुत एफआईआर लिखी जाने लगी थी, और हमेशा सरकार चाहती है कि एफआईआर कम लिखी जाए ताकि क्राइम रेट कम हो, उनका पैसा कम खर्च हो, ये हमेशा सरकार चाहती है। तो इसलिए 175(3) में एक नया उन्होंने मेजर लगा दिया है। क्या क्या लगा दिया? अब 100 पहले आप, अरे भाई, 156(3) जो अब 175(3) हो गया है बीएनएसएस का, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड कर दी उन्होंने। पहले क्या सीधा था कि आप एप्लीकेशन दीजिए और वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर देते थे। अब क्या हो गया है, उन्होंने कहा सबसे पहले तो आपने जो एसपी को एप्लीकेशन दिया है उसकी कॉपी लगाइए इसके साथ। दूसरा उन्होंने क्या कह दिया, दूसरा उन्होंने कह दिया कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इसके साथ ही साथ उन्होंने एक और चीज़ बात की, उन्होंने कहा एफिडेविट भी लगाओ साथ में। मतलब जो आदमी 175(3) का एप्लीकेशन लेके आया है, जो 156(3) था पहले, वो एक साथ में एफिडेविट दे जिसमें लिखे कि जो भी वो कह रहा है वो सच है। तो एक और लायबिलिटी उस पर डाल दी कि झूठ नहीं बोल सकते हो। तीसरा उसमें क्या ऐड कर दिया, पहले एक्सप्रेसली नहीं लिखा था 156(3) में कि मजिस्ट्रेट को इंक्वायरी करना जरूरी है। अब 175(3) बीएनएसएस में उन्होंने एक्सप्रेसली लिख दिया कि मजिस्ट्रेट को इंक्वायरी करना जरूरी है। अब ये 3 इन्होंने ऐड कर दिए हैं। इससे क्या हो गया है, इससे अब मजिस्ट्रेट की पावर बहुत कम हो गई है। हमने पूरा चार्ट बनाया है। सीआरपीसी में 154(3) पर नॉट, एसपी को आपको अप्रोच करना होता था। मैंने आपको बताया एसपी को एप्लीकेशन 154(3) में सीआरपीसी में देते थे, लेकिन मैंडेटरी नहीं था, नहीं भी देते तो तब भी मजिस्ट्रेट कर देता था। अब 175(3) में ये मैंडेटरी कर दिया गया है। मैंने कहा ना कि ये एसपी जो है उसको एप्लीकेशन देना जरूरी कर दिया गया है। अब्यूज़ यहाँ पे, हाँ, एफिडेविट पहले रिक्वायर्ड नहीं था, एक्सप्रेसली नहीं रिक्वायर्ड था, कुछ केसेस में कहा गया था कि आपको देना पड़ेगा। तो जुडिशियल जो डिसीजंस थे उनसे अब ये रिक्वायर्ड हो गया था, लेकिन यहाँ पर तो एक्सप्रेसली कंपलसरी कर दिया गया है। प्रूफ ऑफ जो एसपी कंप्लेंट थी वो एप्लीकेशन आपको साथ में लगाना की कोई ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे लगाने की ज़रूरत हो गई है। जुडिशियल माइंड रिक्वायर्ड बाय कोर्ट रूलिंग, वही बात जो मैंने यहाँ पे आपसे कही थी कि इंक्वायरी पहले वो नहीं करते थे, अब आपको इंक्वायरी करना जरूरी हो गया है। ठीक है। कोडिफाइड इन लॉ इंक्वायरी करना जरूरी हो गया है। फॉर्मल इंक्वायरी रिक्वायर्ड, डिस्क्रिशनरी ऑफन मिसयूज्ड। तो उन्होंने अब मजिस्ट्रेट की पावर को कर्व कर दिया है 175(3) में। और अब आपको एसपी को दिया हुआ एप्लीकेशन भी लगाना है, अब आपको एक एफिडेविट भी लगाना है कि जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, और इसके साथ ही साथ मजिस्ट्रेट को अब इंक्वायरी भी करनी है, उसके बाद ही एफआईआर रजिस्टर हो पाएगी।
क्या ये सही है? अगर आपसे पूछा जाए, मेरे अकॉर्डिंग नहीं सही है। क्यों नहीं सही है उसका मैं रीज़न देता हूँ। आपने इतना सब कर दिया, आप सोचिए एक पुलिस वाले के पास कितनी पावर आ गई। वो जानता है कि अगर ये व्यक्ति आया हुआ है एफआईआर लिखवाने के लिए और मैं इसकी एफआईआर नहीं लिखता हूँ तो इसको क्या क्या करना पड़ेगा, तब जाके मुझे कोई एफआईआर लिखने के लिए इंस्ट्रक्ट कर सकता है। तो अब वो एफआईआर लिखेंगे ही नहीं एफआईआर। अब लोग कहेंगे लेकिन ऐसे तो गलत एफआईआर लिखी जा रही थी। हाँ ठीक है, आपने ये किया, आपको साथ ही में एक और क्लॉज इसमें ऐड कर देना चाहिए था। वो क्लॉज क्या होता कि इस पुलिस वाले पे एक जिम्मेदारी डाल देनी चाहिए थी। ये कहना चाहिए था कि अगर कोई पुलिस वाले के पास व्यक्ति जाता और उसने एफआईआर नहीं लिखी और आखिरी में जाके मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया कि नहीं इसमें एफआईआर लिखी जानी चाहिए थी, तो एक क्लॉज ऐड कर देते कि देन द मजिस्ट्रेट हैज पावर to ask that police officer to show reason why he didn't write that FIR। उसने क्यों नहीं वो रजिस्टर की थी एफआईआर उस समय, आप शो कॉज लाइए, शो कॉज नोटिस इशू करिए, रीजन बताइए आके। अगर ये क्लॉज डाल देते तो ये आर्बिट्रली मना नहीं करता कभी भी। आज की तारीख में मैं खुद एडवोकेट हूँ एक, मैं देखता हूँ आज की तारीख में इतनी दिक्कत आ जाएगी ना कि पुलिस ऑफिसर जल्दी आपके एफआईआर रजिस्टर नहीं करेगा और फिर आपके पास कोर्ट में इतना बवाल करना पड़ेगा। पहले तो एसपी के पास जाना पड़ेगा, फिर कोर्ट में जाके इतना बवाल करना पड़ेगा, तब जाके आपकी सिर्फ एफआईआर लिखी जाएगी। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये आधा अधूरा है और ये सही फैसला नहीं है। खैर वो अलग बात है। हम लोगों को जो इस केस के लिए सोचना है वो यही है कि ओम प्रकाश अम्बेडकर में क्या हेल्ड किया गया था। उसमें ये हेल्ड किया गया था कि आप मैकेनिकली ऑर्डर मत करिए इन्वेस्टिगेशन। अगर आप रीजनड ऑर्डर दीजिए। अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे ट्रायल यहीं से शुरू कर सकते हैं, तो उसको कंप्लेंट केस की तरह वो करके कन्वर्ट करके आप आगे बढ़ जाइए। तो हो गया ये। आपको ये जो पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जाके आराम से इसको डाउनलोड कर लीजिए और अपने सब नोट्स बना लीजिए। पूरा केस के नोट्स बना लीजिए, उसके बाद जो लॉ में बदलाव आया है उसके नोट्स बना लीजिए, पूरा चार्ट आर्ट के साथ बढ़िया से तैयार कर लीजिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। धन्यवाद।